नमस्कार, मेरा नाम अनुज है और आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कंफर्म कर दिया है कि 9 दिसंबर को फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री बांग्लादेश के आधिकारिक दौरे पर जाएंगे। इस पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ का कहना है कि बांग्लादेश जिस तरह की तैयारी और मूड बना के बैठा हुआ है, आखिर क्या जरूरत है कि विक्रम मिस्री को वहां भेजा जा रहा है। और कुछ का मानना है कि बांग्लादेश को एक और मौका देना चाहिए ताकि भारत के पड़ोस में भारतीय उपमहाद्वीप में जो नया सीरिया बनाने का प्लान है उसे शांतिपूर्ण तरीके से रोका जा सके। मिस्री का जाना साफ है कि भारत चीजों को एक आखिरी बार शांतिपूर्ण तरीके से और कायदे से निपटाने की कोशिश में है। और मिस्री तब जा रहे जब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने कोलकाता और अगरतला के अपने कांसुलेट को वापस बुलाने का फैसला लिया है। बियॉन्ड बॉर्डर्स के आज के अंक में बांग्लादेश को लेकर तमाम अपडेट हैं। अपडेट के साथ इस बात पर भी चर्चा होगी कि कैसे अमेरिकी डीप स्टेट, पश्चिमी ताकतों और चीन ने मिलकर बांग्लादेश को एक नया सीरिया बनाने का कुचक्र रचा। इतिहास भूगोल की चीरफाड़ की जाएगी, आपको उसमें एक अलग बांग्लादेश नजर आएगा और पता चलेगा कि अतीत में बांग्लादेश तो दशकों से इसकी तैयारियां कर रहा था, इसकी तैयारियां जारी थी। कभी जिसे आम बंगालियों को जहन्नुम में जाने से रोकने के लिए शेख मुजीबुर रहमान ने बचाए रखा अपनी जान देकर, और उनके बाद शेख हसीना ने बहुत हद तक सीरिया बनने की अंधी रेस को थामे रखा। और भारत ने एक नालायक बच्चे की तरह बांग्लादेश को पाला। बांग्लादेश एक नालायक बच्चा था और उसकी खूनी शैतानियों को हमेशा माफ किया। सीरिया के मौजूदा हालात और हाल में आई एक रिपोर्ट के जरिए आपको बांग्लादेश की तस्वीर और ज्यादा साफ नजर आएगी और वह भारत के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए कितना खतरनाक है इसका अंदाजा लगेगा। यह मस्ट वॉच एपिसोड है, इसे अंत तक देखें। बेहतर रीच के लिए लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें और अपनी राय भी जरूर दें। दोस्तों, अभी हाल ही में 1971 की जंग की बरसी को लेकर बांग्लादेश में कुछ जिहादियों ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान और भारत की भूमिका को डिफेम करने के प्रयास किए। इन्हीं चीजों और मौजूदा हालात को लेकर बांग्लादेश से भगाई गई लेखिका तस्लीमा नसरीन ने एक ट्वीट में, एक्स पोस्ट में जमकर लताड़ लगाई। तस्लीमा ने लिखा, जिस भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से बचाने के लिए अपने 17,000 जवानों की जान कुर्बान कर दी थी, आज उसे कथित तौर पर दुश्मन माना जा रहा है। भारत ने ही पाकिस्तानी सेना से हमारे देश को बचाने के लिए हथियार मुहैया करवाए, क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दी और आज आप उसे ही बांग्लादेश का दुश्मन मान रहे हैं। तस्लीमा ने पाकिस्तान को भी लताड़ा नाम लेकर और बंगालियों को याद दिलाया कि 1971 तक हत्या से लेकर बलात्कार जैसे तमाम कुकर्मों के लिए पाकिस्तान ने आज तक बंगालियों से माफी नहीं मांगी है। और आज देखिए बांग्लादेश की हकीकत क्या है। वहां साड़ी पर बैन लगाया जा रहा क्योंकि साड़ी भारतीय है, भारत से आयात की जाती है। मस्जिदों से भारतीय सामानों के बायकॉट की अपीलें की जा रही हैं। स्कूल, कॉलेज, तमाम सरकारी संस्थानों में बुर्के, हिजाब को अनिवार्य किए जाने की मांग हर तरफ से उठ रही है, बांग्लादेश के हर कोने से उठ रही है। राष्ट्रगान बदलने की मांग हो रही है। मुजीब की मूर्तियां तोड़ी गई और अभी भी उनका ध्वस्तीकरण जारी है पिछले 4 महीने से। हर गैर इस्लामी चीज को बांग्लादेश में हटाया जा रहा, यहां तक कि मुजीब की तस्वीर को भी नोटों पर से हटाने का फरमान 84 साल के जवान और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने सेंट्रल बैंक को निर्देश दे दिया है कि नोट बदलो। मुजीब का फोटो हटाकर उसकी जगह आंदोलनकारियों की तस्वीर लगाई जाए, यह फरमान है। शेख हसीना के तख्ता पलट आंदोलन की हिंसक तस्वीरें लगाई जाए। कौन सी तस्वीर है भला? कौन सी तस्वीर लगेंगी? वह जिसमें शेख हसीना के घर से ब्रा पैंटी लूट कर आंदोलनकारी निकले थे, उसे लहराते हुए जश्न मना रहे थे, या फिर वह जिसमें हिंदू औरतों को सरेआम सड़कों पर खींचकर भीड़ ने उनके साथ जबरदस्ती की थी, या फिर वो तस्वीरें लगेंगी जिसमें हिंदुओं को सरेआम लिंच किया गया और दुनिया ने देखा।
हैरान मत होइए, इसका जवाब नोबेल पुरस्कार विजेता, वह भी शांति का नोबेल पाने वाला डीप स्टेट का दलाल मोहम्मद यूनुस ही दे सकता है। फिलहाल और कोई नहीं दे सकता। उस पर धार्मिक स्ट्रक्चर का फोटो लगाओ नोटों पर, यह भी फरमान आया है। जाहिर है कि मस्जिदों मजारों का फोटो लगाया जाएगा। सेंट्रल बैंक ने 6 महीने का वक्त लिया है यह सब करने को। अब यह गारंटी से नहीं कहा जा सकता कि तब तक पागल और जिहादी यूनुस बांग्लादेश की कुर्सी पर रहेगा भी या नहीं। फिलहाल वह खुद भी दावे से यह चीज बताने की स्थिति में नहीं होगा। यह नया बांग्लादेश है जहां चुनाव ना करवाने को लेकर मोहम्मद यूनुस कह रहा कि सुधार के बाद चुनाव होंगे, जो चीजें तबाह कर दी हैं शेख हसीना ने। यूनुस 1971 में पाकिस्तानी ज्यादतियों की वजह से बंगाली कोख से पैदा हुई जिहादी जमात के साथ मिलकर बांग्लादेश को हमेशा हमेशा के लिए सीरिया में तब्दील करने के प्रयास में जुटा हुआ है। बंगाल में भारतीय साड़ियों को, बांग्लादेश में भारतीय साड़ियों को जलाया जा रहा, शैक्षिक संस्थानों में हिजाब बुर्के के अनिवार्य ड्रेस कोड की मांग उठ रही, शरिया कानून लागू करने का दबाव डाला जा रहा, ईश निंदा कानून बनाने की बातें हो रही हैं वहां। अभी कल परसों ही ईश निंदा का बहाना लेकर जिहादियों ने हिंदुओं के घरों पर हमला किया, महिलाओं की सामूहिक बेइज्जती की और उनके घरों दुकानों को एक बार फिर से जलाया। यह सब एक योजना के तहत किया जा रहा है, रोज हो रहा है। बांग्लादेश का पूरी तरह से इस्लामीकरण करने के लिए जिसकी योजनाएं सालों से, दशकों से जारी हैं। और यह भी कि थका हुआ बूढ़ा यूनुस हिंदुओं को जिहादियों के शिकार का बकरा बनाकर बांग्लादेश का ध्यान, वहां की अवाम का ध्यान दूसरी तरफ बनाए रखना चाह रहा है। बांग्लादेश की मौजूदा हकीकत क्या है महंगाई वगैरह को लेकर, हकीकत क्या है और यूनुस कर क्या रहा है, इसे आप देख सकते हैं। बांग्लादेश का मौजूदा फॉरेन रिजर्व जो शेख हसीना के तख्ता पलट से पहले $20 बिलियन से ऊपर था, आज की तारीख में इस वक्त $18 बिलियन और उसके नीचे है। महंगाई से लोगों की हालत खराब है। बिजनेस एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 3 महीने भर का आयात इस रिजर्व से बांग्लादेश कर सकता है। बांग्लादेश के लोग भारतीय सामानों के बहिष्कार की मांग तो कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि अगर अदानी पावर सप्लाई कट कर दें तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था 2 दिन में चौपट हो जाएगी। आटा, तेल, दाल तक खरीदने की क्षमता नहीं है बांग्लादेश में इस वक्त। और ध्यान बटाने के लिए हिमाकत ऐसी कि बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड असम में घुसकर देवी के मंदिर निर्माण का कार्य रोक रहे हैं। बांग्लादेश अभी तक तमाम कर्ज भारतीय कारोबारियों के नहीं दे पाया है। जाहिर है, चीजों से साफ है कि बांग्लादेश में किसी सुधार के लिए नहीं, बल्कि विदेशी ताकतों से पैसे बनाने और बांग्लादेश को पजामा छाप आतंकियों के लिए, उनके सपनों का इस्लामिक देश बनाने के लिए सब कुछ किया गया। सीमा पर भारत को परेशान करने और सीरिया की तरह जंग का एक नया मैदान बनाने के लिए किया गया, जिसकी कोशिशें दशकों से जारी थी। बांग्लादेश बनने के साथ ही उसका आतंकी अतीत सीरिया से भी खतरनाक है, जो वह निकल करके सामने आ रहा है। वहां शायद ही दुनिया का कोई इस्लामी आतंकी संगठन ना हो जिसका नेटवर्क नहीं है। अलकायदा और आईसिस भी, इस्लामिक स्टेट। इसे सिर्फ अगस्त 2005 में बांग्लादेश में हुई सिलसिलेवार बम धमाकों की घटना से समझ लीजिए। 2005 में बांग्लादेश के 64 जिलों की 300 जगहों पर बम धमाके हुए थे, पूरी दुनिया ने देखा था। बांग्लादेश में अब तक आतंकी घटनाओं की वजह से 50,000 से ज्यादा लोग हमलों में मारे जा चुके हैं। शेख हसीना कोई पहली नहीं है जिन्हें अपदस्थ किया गया। वहां उनके पिता शेख मुजीब को भी अपदस्थ करके उनकी हत्या की गई थी। बांग्लादेश बनने के बाद से अनगिनत आतंकी हमले वहां पर देखे गए हैं, हुए हैं अनगिनत। गिनते गिनते हम और आप थक जाएंगे, और पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए से ही ये सब चीजें हुई। बांग्लादेश हमेशा से सीरिया जैसा ही रहा है। उसे पाकिस्तान के साथ मिलकर पश्चिमी ताकतों और चीन ने भारत के खिलाफ डिजाइन ही ऐसे किया था, आज के हालात के लिए डिजाइन किया था। बांग्लादेश के लिए जश्न मना रहे भारतीयों
और मदनी ओवैसी वगैरह से आज की तारीख में लोगों को पूछना चाहिए कि गजा में ईरान के साथ खड़े लोग अब सीरिया में किसके साथ खड़े हैं? अब हिजबुल्लाह का साथ नहीं देंगे क्या? उसे तो इजराइल मार ही रहा था, अब तुर्की भी मारने लगा। सीरिया में आतंकी कौन है और रिबेल कौन है, आज की तारीख में यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और अमेरिकी दलाल, उनका पश्चिमी मीडिया, उससे भी पूछना चाहिए कि आखिर सीरिया में इस्लामिक स्टेट, अलकायदा विद्रोही कैसे हो गए? कल को तो आप उनको आतंकी बता रहे थे। बहुत कंफ्यूजन है वहां की सत्ता पर असद काबिज है, जिसके हाथ भी निर्दोषों के खून से लाल हैं, और उसके खिलाफ, असद के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, उनके भी हाल वही है। अलकायदा ने वहां नाम बदल लिया, जिसके बहाने अमेरिका और पश्चिम ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। तहरीर अल शाम है कौन, जिसे पश्चिमी मीडिया सीरिया का विद्रोही बता रहा? इनामी आतंकियों का CNN जैसे मीडिया आउटलेट इंटरव्यू कर रहे हैं, उन्हें रिबेल हीरो की तरह पेश कर रहे हैं। दोस्तों, तहरीर अल शाम की स्थापना साल 2011 में हुई थी। तब इसका नाम जबात अल नुसरा था, और जो अलकायदा का प्रत्यक्ष सहयोगी था। इसे बनाने में इस्लामिक स्टेट के नेता अबू बकर अल बगदादी की भी अहम भूमिका थी। तहरीर अल शाम की तरफ से जो सीरिया में लड़ रहे हैं, वह असल में इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के ही लड़ाके हैं। अमेरिका उन्हें पैसे दे रहा, उनकी मदद कर रहा, हथियार दे रहा, इसलिए कि असद के साथ रूस और ईरान खड़ा हुआ है, हिजबुल्लाह खड़ा है। जो तुर्की इजराइल को लेकर गजा पर हिजबुल्लाह के हमलों को जायज बता रहा था, हिजबुल्लाह के साथ नजर आ रहा था, वह सीरिया में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ही मार रहा, जो असल में असद के लिए लड़ रहे हैं सीरिया में। किसके साथ? रूस के साथ। इसी तुर्की को अमेरिका ने 2011 में सीरिया मामले में कथित आतंकी संगठनों की बैकिंग के लिए बैन कर दिया था, जिसे हफ्ते भर बाद हटा लिया गया था। अमेरिका, तुर्की, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट सीरिया में असद के खिलाफ है, लेकिन कुर्द उनके लिए लड़ रहे जो उसे आतंकी संगठन मानता है। क्या गजब बात है। यानी तुर्की अभी हाल ही में जिसने कुर्दों पर हमला किया था, अमेरिका कहता है कि सीरिया में उसकी मौजूदगी कुर्दों की वजह से है, उनकी सुरक्षा के लिए है। वे कुर्द जो पहले विश्व युद्ध से अमेरिका और पश्चिम के झांसे में अपने एक देश का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें तुर्की भी मारता है, ईरान भी मारता है और सीरिया भी। असल में अमेरिका सीरिया में चोरी के तेल बेचता है, कुर्दों को सिक्योरिटी देने के बहाने, बाकी उसका किसी चीज से लेना देना नहीं। और पूरी दुनिया को यही अमेरिका आतंक के सफाए के नाम पर चूरन बेचता है, खुद ही जख्म देता है और डॉक्टर बन के खुद ही मरहम लगाने आगे आता है। अमेरिका समेत गोरी दुनिया की यही हकीकत है। पाकिस्तान में भी तो ये लोग यही करते हैं। अफगानिस्तान में भी इसी अमेरिका और उसके यारों ने पहले आतंकियों को तैयार किया, फिर उनके सफाए के नाम पर चूरन बेचा, सिर्फ इसलिए कि दुनिया पर उनकी बादशाहत बनी रहे। बदले में अफगानिस्तान आज की तारीख में जहन्नुम की तरह नजर आता है। बांग्लादेश के लिए भी ऐसी ही योजनाएं रही हैं, जो कट्टरपंथी इस्लाम की वजह से संभव होते हुए नजर आ रही हैं। इस्लाम के नाम पर राजनीति में दलाली करने वाले मोहम्मद यूनुस, खालिदा जिया और जमात के आतंकियों, जिहादियों की वजह से ये चीजें मूर्त होती हैं। और ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए अमेरिकी ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि उनके हथियार और ड्रग्स का गंदा कारोबार चलता रहे, जिससे ये मुनाफा कमाते हैं। अमेरिका अपने यहां प्रदूषण की वजह से फैक्ट्रियां नहीं लगाता, दूसरे देशों में लगाता है, और बिना उत्पादन किए जंग से मिले पैसों और जंगों की ताकत के जरिए दुनिया पर राज करता है, लोगों को धमका कर। इनका मकसद दुनिया में हमेशा कहीं ना कहीं जंग होते रहने देना है। और अब डीप स्टेट की निगाह बांग्लादेश में है, जिसमें उसका एक यार चीन भी शामिल है। इसे हाल ही में आई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिपोर्ट से भी समझा जा सकता है, जिसके मुताबिक रूस यूक्रेन की जंग, इजराइल हमास की जंग और एशिया में तनाव की वजह से सबसे ज्यादा मुनाफा अमेरिका की हथियार कंपनियों ने कमाया है। रिपोर्ट आपने देखी ही होगी। खून में डूबी रोटियां खाने वाले इन गोरे अंग्रेजों का एक ही जवाब है, इनकी योजनाओं को सफल नहीं होने देना है और इनके हर हथकंडे का जवाब देना है।
इनके समर्थकों को कुचल देना है सीमा पर युद्ध में और देश के अंदर वोटों से। इनके जो समर्थक नोटों की वजह से इनके पीछे पीछे दौड़ते हैं और इनके लिए माहौल बनाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं, इसे लाइक करें, शेयर करें। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।